स्टूडेंट हम मेन टाइम टू रिकवर के जो एक सिस्टमेटिक वे में हम किस तरह से इसको रिपेयर कर सकते हैं, उसके स्टेप्स जो हैं वो देख लेते हैं। कि फर्स्टली आपने जो है वो नोटिफिकेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट या जो भी आपके पास एक एरर मैसेज जो है, अलार्म मैसेज जो है वो जनरेट होगा कि मेरे इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके इस कंपोनेंट में जो है वो फॉल्ट आ गया। तो फिर उस अलार्म को आपने प्रोसेस करना है। आपने देखना है कि ये जो अलार्म है ये एक्चुअली किस कंपोनेंट की से जनरेट हुआ, डाटा सेंटर से जनरेट हुआ है, नेटवर्क का अलार्म है, नेटवर्क फेलियर फॉल्ट का अलार्म है, या फिर जो है वो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड यूज़र के जो डिवाइसेस हैं उधर से अलार्म जनरेट हुआ है। तो जब आप प्रोसेसिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपने रूट काज फाइंड करनी है, एरर के आने की जो रीज़न है वो आपने कंप्यूट देखनी है। फिर उसके बाद आपने रिपेयर इन्फॉर्मेशन की, उसकी रिपेयर करने के लिए क्या मेथडोलॉजी है, कैसे हमें उसको रिपेयर करना है। फिर गेटिंग स्पेयर कंपोनेंट्स फॉर द स्टोरेज। तो आपने देखना है कि अच्छा ठीक है, अगर ये कंपोनेंट फेल हो गया है या कोई नेटवर्क डिवाइसेस या फिर कोई डाटा सेंटर में कोई कंपोनेंट फेल हुआ है, तो आपने स्पेयर जो कंपोनेंट्स हैं उसको जो है वो देखना है स्टोरेज में से, जो आपने बैकएंड पे स्टोरेज की हुई है बैकअप के तौर पर। तो हैविंग टेक्नीशियन कम टू द डाटा सेंटर विद द स्पेयर कंपोनेंट्स। तो फिर एक टेक्नीशियन जो है वो आता है, वो अगर सपोज कि आपके डाटा सेंटर में कोई कंपोनेंट फेल हुआ है तो उसके स्पेयर कंपोनेंट के साथ उसको रिप्लेस कर देता है। तो फिजिकल रिपेयरिंग द फॉल्ट, आप फिजिकली उस फॉल्ट को रिपेयर करते हैं। तो रीस्टार्टिंग एंड टेस्टिंग द कंपोनेंट, फिर आप जो कंपोनेंट अपना जो सिस्टम होता है उसको रीस्टार्ट करके और चेक करते हैं कि वो मैंने जो कंपोनेंट इंटीग्रेट किया है, ठीक है, और जिसमें फॉल्ट आया तो उसको निकाल के जो मैंने न्यू डाला है तो उस कंपोनेंट ने प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर दी, उसको आप टेस्ट करके। तो ये स्टूडेंट आपके पास तो ये स्टेप बाय स्टेप वे है कि आपने किस तरह से जो है वो एक अगर आपके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक फेल हो जाता है या उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसको रिपेयर करना है। तो कैलकुलेटिंग एग्जांपल है ये स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जब आपने अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। इस तरह से आपको टेबल आ सकता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी अवेलेबिलिटी को कंप्यूट करें। तो आपको जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होंगे उनकी आपको मीन टाइम, ठीक है, बिटवीन फेलियर, और ये आपको यहाँ पर जो है मीन टाइम टू रिकवर, ये दोनों गिवन है कि पावर सप्लाई है उसके आवर्स में इतने टाइम है, रिकवर करने के लिए 8 आवर्स लगे। इस तरह से जो फ़ैन है, सिस्टम बोर्ड्स हैं, मेमोरी, सीपीयू, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल, सबके जो है आपको मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिकवर वो गिवन है। आपने इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कैसे कंप्यूट करनी है। तो अवेलेबिलिटी याद रखिएगा, जो भी हम कंप्यूट करेंगे तो उसको आपने परसेंटेज में निकाल लेना, ठीक है। तो परसेंटेज में इसको निकालने का फार्मूला ये है अवेलेबिलिटी को कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिकवर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये अगर मैं फर्स्ट का अगर निकालना मैंने चाहता हूँ पावर सप्लाई का अवेलेबिलिटी को मैंने कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए क्या है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है 10 लाख, ये आपने ऊपर लिखना है, ठीक है। और मीन टाइम बिटवीन फेलियर 10 लाख प्लस मीन टाइम टू रिकवर 8, तो 10 लाख प्लस 8 नीचे आएगा और इसको हम प्लस करके, ठीक है, और डिवाइड जब हम करते हैं और तो आपके पास आंसर आता है 0.99999200। और जब आप इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो आपके पास आता है 99.992। इतने परसेंट इसकी पावर सप्लाई की अवेलेबिलिटी रही उस ईयर के अंदर जो है, ठीक है। आप पर आवर्स जो हैं वो मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिकवर से अवेलेबिलिटी हर एक कंपोनेंट की इस तरह से निकाल लेनी है। स्टूडेंट ये फार्मूला क्लियर हुआ? आपने ये याद रखना है ये फार्मूला कि आपने अवेलेबिलिटी जब कंप्यूट करते हैं किसी भी जो आपके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट की, तो उसके लिए फार्मूला ये है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिकवर मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला यूज करते हुए हैं और MTBF और MTTR ये हमें गिवन होंगे? ये आपको गिवन होंगे। आपको जो है वो ये कंपोनेंट्स भी गिवन होंगे और ये जो इनके जो टाइम्स हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर और मीन टाइम टू रिकवर ये भी गिवन होंगे कि पावर सप्लाई, लेट्स सपोज आपको टेबल में नहीं बल्कि आपको स्टेटमेंट गिवन है कि पावर सप्लाई है उसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है वो आपके पास 10 लाख है और मीन टाइम टू रिकवर 8 आवर्स है, ठीक है। इस तरह से फैन का गिवन है, सिस्टम का, मेमोरी का, सीपीयू का, और आपसे कहा जाता है कि हर एक जो कंपोनेंट है उसकी अवेलेबिलिटी परसेंटेज में फाइंड करें। तो उसके लिए आपने फार्मूला यूज करना है।
अब कैलकुलेशन एग्जांपल्स और हम देखते हैं कि सीरियल कंपोनेंट, वन डिफेक्ट लीड्स टू डाउन टाइम। अब इधर यहाँ पर देखें कि हमारे पास इस तरह से होता है, अगर एक एक आपके पास कंपोनेंट होता है, हमारे पास इस तरह होता है कि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए ना, तो उससे और बहुत से कंपोनेंट जो हैं वो फेल हो जाते हैं। जैसा कि अगर आपके पास लेट्स सपोज के पावर सप्लाई फेल हो गई है, पावर सप्लाई जो आपका जो सिस्टम जो एंड यूजर डिवाइसेस हैं, उनकी पावर सप्लाई में फॉल्ट आ गया। अब अगर पावर नहीं मिलेगी तो उससे ना ही फैन चलेगा, ना ही सिस्टम बोर्ड चलेगा, ना ही मेमोरी, ना सीपीयू, ना एनएससी, टोटल जो है वो सिस्टम आपका जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये सीरियल कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे, वन डिफेक्ट लीड्स टू डाउन टाइम जो है, तो एक जो डिफेक्ट है वो पूरे डाउन टाइम को जो है वो लीड कर रहा होता है। एग्जांपल, द अबव सिस्टम अवेलेबिलिटी इज, तो अब अगर आपने अब जो ये सिस्टम बना हुआ है जिसमें पावर सप्लाई, फैन, सिस्टम बोर्ड, मेमोरी, सीपीयू और एनएससी है, इनकी अगर आपने अवेलेबिलिटी कंप्यूट करनी है तो आप किस तरह से कंप्यूट करेंगे? जो इंडिविजुअल इनकी अवेलेबिलिटीज़ हैं, पावर सप्लाई की है, फैन की है, सिस्टम बोर्ड की है, मेमोरी की है, सीपीयू की है और एनएससी की है, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 0.99977। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, इसको जब आप 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास परसेंटेज में जो अवेलेबिलिटी बनती है 99.977। समझ रहे हैं? अगर आपके पास सीरियल कंपोनेंट होंगे तो आपने जो है वो जितने भी जो सीरियल कंपोनेंट्स के पार्ट्स हैं, उन सब की अवेलेबिलिटीज जो है, जो आपने परसेंटेज पहले इंडिविजुअल निकाली होगी, उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है अगर आपके पास सीरियल कंपोनेंट हो। समझ लगी स्टूडेंट? ये किस तरह से हमने कंप्यूट की है। ईच कंपोनेंट अवेलेबिलिटी इज एट लीस्ट 99.99। ओके, कैलकुलेशन एग्जांपल, पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल अगर आपके पास कंपोनेंट हो तो वन डिफेक्ट, नो डाउन टाइम्स, बट बी अवेयर ऑफ SPOFS। अब यहाँ पर देखें कि अगर आपके पास इस तरह से है कि पहले हमने ना अवेलेबिलिटी देखी, अगर आपके पास जो है वो सीरियल कंपोनेंट है, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो आप कैसे कंप्यूट करते हैं। अगर आपके पास लेट्स सपोज इसी तरह से एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, दूसरा कंप्यूटर है उसके अंदर ये चीज़ें, तीसरा कंप्यूटर है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, और उन कंप्यूटर्स को आपस में पैरेलली कनेक्ट किया गया है। सीरियल जो है कनेक्शन इस तरह से होता है कि एक कंपोनेंट के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो हम अटैच कर रहे होते हैं, और जो पैरेलल होता है उसमें आपके पास इस तरह से है कि आपके पास एक कंपोनेंट और ये जो दूसरा कंपोनेंट है, ये आप देखें कि डायरेक्टली अटैच है, लेकिन यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये कंपोनेंट जो है वो इन एक ही लाइन के अंदर जो है, अगर आपने तमाम कंपोनेंट्स को अटैच किया, वो सीरियल अटैचमेंट होती है। अगर आपके पास जो पैरेलल हो तो उसकी अवेलेबिलिटी आपने कैसे कंप्यूट करनी है? उसकी अवेलेबिलिटी होगी A इज इक्वल टू 1 माइनस A1 की पावर n, और यहाँ पर A1 क्या है? आपके पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, पावर उसकी उसकी आपके पास अवेलेबिलिटी जो है आपको आपने कंप्यूट की होगी। तो टोटल अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू 1 - 0.99 विच इज इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 99.99%। तो ये आपके पास अगर पैरेलल हो तो आपने जो अवेलेबिलिटी पहले कंप्यूट की होगी, एक सीरियल की आपने जो कंप्यूट होगी, फर्स्ट सीरियल की अगर जो कंप्यूट की अवेलेबिलिटी, उसको मैंने A1 का नाम दे दिया। तो इसमें आपने देखना कि मेरे पास कितने कंपोनेंट हैं, ठीक है, वो उतनी पावर होगी। एन डिनोट्स द नंबर ऑफ पैरेलल कंपोनेंट्स। एन हमारा चूंकि यहाँ पर 2 है, इसलिए आपने यहाँ पर 2 लिखा। तो 1 - 0.99 का स्केयर, तो 1 में से माइनस करके उसका स्केयर लेकर उसको जब हम माइनस करते हैं 1 में से, तो आपका आंसर आता है सर 99.99%। ये ए कहाँ से लिए हैं, जरा रिपीट कीजिएगा। ए कहाँ से लिए? अब जो मैंने जो है ना A1 कह रहा हूँ कि आपके पास जो फर्स्ट आपका सीरियल कंपोनेंट है, सीरियल में जो चीज़ें आपने अटैच की हैं, उनकी टोटल जो आपने अवेलेबिलिटी कंप्यूट की है, ए डिनोट्स फॉर अवेलेबिलिटी, ठीक है, कैपिटल जो अवेलेबिलिटी के जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं शो कर रहा हूँ, अवेलेबिलिटी को एक से साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी आपने ऊपर देखा था कि जब आपने अवेलेबिलिटी सीरियल की कंप्यूट करनी है तो इंडिविजुअली जो कंपोनेंट्स हैं उन सब की अवेलेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके निकाल ली, ये आपका A1 होगा। ये कंप्लीट जो आपने निकाल के मल्टीप्लाई निकाली है 99.977। अब सेकंड जो है, आपने जो है अगर देखिए यहाँ पर, तो कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी A इज इक्वल टू 1 - 1 - A1
तो अवेलेबिलिटी जो आपने फर्स्ट ये जो कंपोनेंट है, ठीक है? फर्स्ट जो आपके पास कंपोनेंट है, उसकी आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो है 0.99 और जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 1, 2 तो इसलिए n की पावर जो है यहाँ पर 2 अगर यहाँ पर लेट्स सपोज़ के 5 कंपोनेंट्स होते, पैरेलल कंपोनेंट्स तो आपने यहाँ पर n की पावर जो है उसको फिर 5 से रिप्लेस करना था। क्लियर है? तो हम पैरेलल की जो है वो कंप्यूट कैसे करते हैं? जो एक आपके पास कंपोनेंट है उसको हम मल्टीप्लाई उसमें से उसकी पावर हम लेते हैं n, ठीक है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 1 में से माइनस करके और फिर इसको फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप अवेलेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर रहे होते हैं जब आपके पास पैरेलल कंपोनेंट्स होंगे। तो सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे भी एरर हैं जो ह्यूमन एरर्स हैं वो भी हमारे पास सोर्स की अनअवेलेबिलिटी अक्सर आपके पास लेट्स सपोज अगर आपके पास सर ट्रेनिंग अगर आपने नहीं की जो आपका यूज़र अनट्रेन्ड है तो उससे भी वो अगर एक लेट्स सपोज एक ट्रांजैक्शन उन्होंने किया उसको बैक नहीं किया तो वो उधर ही आपका सिस्टम जो है उधर ही बिजी है, ठीक है? तो वो दूसरों के लिए अनअवेलेबल रहेगा क्योंकि अगर एक टास्क परफॉर्म हो गया, एक प्रोसेस रन हो गया तो ठीक है भी आप अपने रिसोर्सेज को फ्री कर दें ताकि दूसरा जो एक यूज़र है उसको यूज़ कर सके। तो इसका मतलब है कि आपके पास ह्यूमन जो एरर्स होते हैं वो भी अनअवेलेबिलिटी पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो 80% ऑफ outage impacting mission critical services is caused by the people and process issues, ठीक है? 80% क्या है चांसेस जो है वो हमारे जो भी आपके पास मिशन क्रिटिकल सर्विसेज होती हैं यानी कि प्रॉपर जो है वो एक डिज़ाइन सर्विसेज होती हैं कि जिसमें एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है और सोर्सेज रिजर्व्ड होते हैं एक प्रोसेस को करने के लिए और देन फिर वो जैसे रिसोर्सेज फ्री होते हैं फिर नेक्स्ट सर्विस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसमें ज़्यादा जो चांसेस होते हैं अनअवेलेबिलिटी के और फेलियर के वो एक्चुअली ह्यूमन जो है उसके एरर मौजूद है। एग्जांपल लेट्स सपोज परफॉर्मिंग अ टेस्ट इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जो है वो अगर टेस्ट परफॉर्म करना है कितनी प्रोडक्शन हो रही है तो अगर उसमें भी ह्यूमन एरर के चांसेस मौजूद हैं, ठीक है? इसी तरह से स्विचिंग ऑफ द रॉन्ग कंपोनेंट फॉर रिपेयर आपने जब रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आपने कोई जो कंपोनेंट जो कि पहले ठीक कंपोनेंट है और बजाय कि आपने वो जो फेल फॉल्ट कंपोनेंट है उसको स्विच ऑफ करने के जो ठीक कंपोनेंट उसको आपने स्विच ऑफ कर दिया तो ये भी उस ज़ाहिर सी बात है वो जो ठीक कंपोनेंट है उसकी फिर अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी तो ये भी एक ह्यूमन एरर है। फिर स्वैपिंग अ गुड वर्किंग डिस्क इन अ रेड सेट इंस्टेड ऑफ डिफेक्टिव वन तो आपने क्या करना है कि जो वर्किंग डिस्क है, ठीक है, इन रेड सेट इंस्टेड ऑफ अ डिफेक्टिव वन तो एक्चुअली आप जब हम जो आपके पास हार्ड डिस्क होती हैं आप उनकी प्रॉपर आपने जो डाटा सेंटर उसमें रैकिंग की होती है रैक्स के अंदर जो है वो अगर आपके पास इस तरह से है कि अगर आप कि कोई जो एक वर्किंग डिस्क है, ठीक है, वो आपने बजाय ये कि उसको उसको जो है वो एक उसको ना बल्कि जो आपके पास जहाँ जिस डिस्क में एरर है जिस डिस्क में फॉल्ट है उसको आपने रिमूव करना है तो अगर आप उसको ही स्वैप कर देते हैं जो एक वर्किंग डिस्क है तो उससे भी क्या होगा फिर आपका जो सिस्टम है वो अवेलेबल होगा। तो रिस्टोरिंग द वर्किंग बैकअप टेप टू प्रोडक्शन तो जब आप रिस्टोर कर रहे होते हैं सिस्टम को तो उस टाइम पर भी आपके पास एरर के चांसेस मौजूद हैं। फिर एक्सीडेंटली रिमूविंग फाइल मीन के मेल फोल्डर्स रिमूविंग ह्यूमन से हो जाते हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो अगर आपके पास रिमूव हो जाते हैं तो उससे भी सिस्टम की अनअवेलेबिलिटी होती है। फिर एक्सीडेंटली रिमूविंग डेटाबेस इंटायर्स कि आप कंप्लीट जो है वो एक टेबल ड्रॉप कर दें इंस्टेड ऑफ ड्रॉप टेबल वाई कि आपने एक टेबल ड्रॉप करना था लेकिन आप गलती से दूसरा टेबल ड्रॉप कर दिया तो उससे भी आपको ज़ाहिर सी बात है वो टेबल अगर नहीं होगा तो वो अगर कुछ यूज़र जो है उस टेबल में से डाटा की रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो फिर अनअवेलेबल हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट कुछ मेजर काजेज़ हैं अनअवेलेबिलिटी के। फिर सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी सॉफ्टवेयर बग्स जो होते हैं तो एक जो काज है वो सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से भी सोर्स की अनअवेलेबिलिटी है। बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मोस्ट सॉफ्टवेयर इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल एंड वेरी कॉस्टली टू क्रिएट बग फ्री सॉफ्टवेयर। क्या हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो टोटली अगर आप कहें कि वो बग फ्री हैं सॉफ्टवेयर तो ये इम्पॉसिबल है। टू सम एक्सटेंट उनमें कहीं ना कहीं लाजमी तौर पर कुछ फॉल्ट्स मौजूद होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बग्स कैन स्टॉप एन इंटायर सिस्टम तो अगर आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर कोई बग है मीन के अगर कोई ऐसी वैल्यू दे दी जिसको वो इन्फिनिट लूप में चले गया सिस्टम जो है तो बस फिर तो वो सोर्सेज जो है अवेलेबल रहेंगे हमारे किसी दूसरे यूज़र के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर सॉफ्टवेयर टू
इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी अनअवेलेबिलिटी पर इफेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेनिंग बग्स कैन लीड टू करप्टेड फाइल सिस्टम, नेटवर्क फेलियर और अदर सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी। तो यानी कि अगर अक्सर आपने देखा कि हमारी विंडो फेल हो जाती है ना, तो विंडो में कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा होता, मिनी वाईफाई नहीं चल रहा होता, ठीक है। यहाँ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उसमें कोई वायरस ने अटैक कर दे तो उसकी सिस्टम फाइल जो है उसको करप्ट कर देता है। तो ये कुछ काजेज़ हैं जो कि जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो अनअवेलेबल हो जाता है। तो सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी को हम देख रहे हैं कि हमने अगर इनको सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी को अगर आपने मेंटेन करना है तो उसकी प्लानिंग आपने कैसे करनी है, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसको अवेलेबल बनाना है तो उसको आप कैसे बनाते हैं, उसकी क्या मेथड्स हैं। तो समटाइम नीड्स टू परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क, आपने सिस्टम मैनेजमेंट टास्क कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। अपग्रेडिंग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, क्या आप अपने पास ना जो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके वर्जन अपने पास रखने, और जो हार्डवेयर है वो भी उसको भी आपने जो है लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर है वो यूज़ करें। इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर चेंजेस, कि अगर कोई जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, चेंजेस आती हैं, उसको फिर आप भी इम्प्लीमेंट कर लें। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है जो ओल्ड सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो लेटेस्ट में कुछ और टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो कि आपकी अवेलेबिलिटी को मज़ीद जो है वो एक्सटेंड कर रही होती हैं। क्योंकि हमने जितने भी जो लेटेस्ट वर्जन आते हैं वो उसमें अवेलेबिलिटीज़ को, उसमें जो यूज़र एरर्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी को मज़ीद इन्हांस करके फिर रिलीज़ किए जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। माइग्रेटिंग डाटा, क्या आपने डाटा की माइग्रेशन करनी है, आपने एक जगह पर डाटा ना रखें बल्कि एक से ज़्यादा डाटा जो है वो रखें, ताकि अगर एक डाटा पर लॉस भी हो जाता है तो आपके पास बैकअप पड़ा हो। क्रिएशन ऑफ बैकअप्स, आप बैकअप क्रिएट करें। तो ये कुछ आपके पास सोचने की पॉइंट बताया कि आप किस तरह से अवेलेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शुड ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन पार्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर अदर पार्ट्स कीप्स सर्विंग क्लाइंट्स। तो during planned maintenance, the solar system is more vulnerable to downtime than under normal circumstances. यानी कि and temporary SPOF could be introduced, system management could make mistakes. तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास टेम्परेरी, ऐसा भी होता है कि टेम्परेरी जो है वो सिस्टम का वो फेलियर भी हो सकता है, और सिस्टम मैनेजर कुड मेक मिस्टेक, अगर सिस्टम मैनेजर्स ही मिस्टेक्स कर दें, आपका सारा सिस्टम ठीक है लेकिन जो सिस्टम का जो मैनेजर है वही बाय मिस्टेक कोई सी कंपोनेंट जो है जो कि फॉल्ट नहीं भी है उसको बंद कर देता है, उसको स्विच ऑफ कर देता है, तो वो फिर आपका जो सिस्टम होता है वो अपने यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। तो ये कुछ स्टूडेंट आपने सिस्टम की जो सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी है उसके आपने देखे कि क्या रीजंस हो सकते हैं, फिजिकल डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी में, अनअवेलेबिलिटी में। तो फर्स्ट, एवरीथिंग ब्रेक्स डाउन इवेंचुअली, कि आपके पास लाजमी तौर पर कोई भी चीज़ है उसमें लाजमी तौर पर कहीं ना कभी तो ब्रेक होना ही होना है। तो इसका मतलब है कि जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं आर मोस्ट लाइकली टू ब्रेक फर्स्ट। तो यही वजह है कि जो हम जो बाहर की कंट्रीज हैं ना उनमें आपके पास जितने भी जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका एक लाइफ टाइम जो है वो सेट किया जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि इतने लाइफ टाइम के बाद जो है इसमें कोई कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में एरर आ सकता है, ये फॉल्ट आ सकता है, तो वो वहाँ से भेज देते हैं। तो पाकिस्तानी करते हैं उन्हीं कंप्यूटर्स को फिर यहाँ पर जो है वो कोई अगर कोई कंपोनेंट फेल हुआ है तो फॉल्टेड कंपोनेंट निकाल के उसको रिपेयर करके आगे सेल आउट कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनका भी एक लाइफ टाइम है, उस टाइम के बाद जो है वो फेल हो जाते हैं। फैंस फॉर कूलिंग इक्विपमेंट यूजली ब्रेक बिकॉज ऑफ द डस्ट इन द बेरिंग्स। तो ये काज है, उसने बताया कि फिजिकल जो अवेलेबिलिटी के डिफेक्ट्स, जो फिजिकल डिफेक्ट हैं सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी में, उसमें फैन फॉर कूलिंग इक्विपमेंट्स यानी कि जो डस्ट वगैरह के बेरिंग फेल हो जाते हैं, फिर डिस्क ड्राइव्स कंटेन मूविंग पार्ट। तो डिस्क ड्राइव्स जो हैं उसमें भी फिजिकली अगर कोई जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें अगर कोई जो है वो फॉल्ट आ जाता है तो आपका जो सिस्टम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अनअवेलेबल हो जाता है। फिर इसके अलावा जो टेप्स आर वेरी वर्नेबल टू डिफेक्ट एज द टेप इज द स्पन ऑन एंड ऑफ द रील ऑल द टाइम। अब जो टेप्स होती हैं हम यूज़ कर रहे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेट्स सपोज अगर डाटा स्टोरेज के लिए आपने टेप यूज़ की है तो उसमें भी बहुत से चांसेस है, क्योंकि टेप जो है वो जल्दी जो है वो डैमेज हो जाती है, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज अगर पड़ रही हों तो उससे वो डाटा लॉस्ट जल्दी हो जाता है। फिर टेप ड्राइव्स कंटेन्स वेरी सेंसिटिव पीस ऑफ मैकेनिक्स मशीन्स दैट कैन ब्रेक इजीली, कि जो टेप की जो ड्राइव के लिए ड्राइव्स होती हैं ना वो हार्डवेयर के अगर हम देखें तो उनकी जो लाइफ टाइम है वो इतना ज़्यादा नहीं होता,
वो जल्दी जो है वो ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके पास जो सिस्टम है वो अनअवेलेबल हो जाता है। तो सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी की अगर आपके पास बात तब कर्व की अगर हम बात करें, तो अ कंपोनेंट फेलियर इज मोस्ट लाइकली व्हेन द कंपोनेंट इन न्यू इज न्यू। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास जब कंपोनेंट आपका न्यू होता है ना, तो न्यू कंपोनेंट को चूंकि आपको चलाना इतना नहीं आता, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर आपने उसके ऑपरेशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंगली जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंगली उसको रन ना किया तो उसमें फॉल्ट आ जाता है। तो जब आपको कंपोनेंट एक न्यू आप लेते हैं तो उसमें फॉल्ट होता है, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका फॉल्ट कम हो जाता है इवेंचुअली अपनी लाइफ टाइम गुजारने के बाद उसका फिर से जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर बूस्टअप हुआ है उसके डिफेक्ट्स मीन के एक स्पेसिफिक ये जो उसकी लाइफ टाइम है यहाँ से। तो जब आप सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तब एरर ज़्यादा आते हैं, या फिर जब आपके पास एक जो इसकी एज है वो गुजर जाती है, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसमें जो है वो एरर और डिफॉल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कर्व जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है डिफेक्ट्स और टाइम को। फिर सोर्स ऑफ अनअवेलेबिलिटी इन्वायरमेंट इश्यूज की अगर हम बात करें, तो इन्वायरमेंट इश्यूज कैन कॉज डाउन टाइम, कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट इश्यूज हैं वो डाउन टाइम जो हैं वो कैसे जो है वो उसको उसमें इन्वायरमेंटल इश्यूज भी कैसे अनअवेलेबिलिटी को लेके आ रहे होते हैं। फर्स्टली जितनी भी जो आपके पास फेलिंग फैसिलिटीज है, मीन कि पावर अगर फेल हो जाती है, ठीक है, कूलिंग वो फेल हो जाती है, तो इनडायरेक्टली जो है इससे आपके जो कंपोनेंट्स हार्डवेयर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इनकी वजह से आपका जो सिस्टम होता है उसमें फॉल्ट आते हैं और सिस्टम अनअवेलेबल हो जाता है। फिर डिजास्टर्स हैं, डिजास्टर्स से मुराद ये है कि अगर लेट्स सपोज के फायर्स वगैरह हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह हैं, फ्लडिंग है, तो इससे अगर आपके पास जो है वो जितने भी जो डिजास्टर्स हैं इसकी वजह से आपके डाटा सेंटर्स को, आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को लॉस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो अनअवेलेबल हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये कुछ सिर्फ इन्वायरमेंटल जो आपके इश्यूज हैं जो कि आपके सिस्टम को डाउन करते हैं उसके पॉइंट मेंशन किए गए हैं। फिर सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी में अगर हम कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो एडिंग मोर कंपोनेंट टू एन ओवरऑल सिस्टम डिजाइन कैन अंडरमाइन हाई अवेलेबिलिटी। अगर आपने मोर कंपोनेंट्स ऐड कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपके जो सिस्टम है उसकी अवेलेबिलिटी हाई हो जाती है। कैसे? क्योंकि अगर आपने लेट्स सपोज के कंपोनेंट्स हार्डवेयर कंपोनेंट डिवाइसेस आपने बैकअप के तौर पर रखी हुई हैं, एक डिवाइस फॉल्ट होती है आप उसकी जगह रिप्लेस कर, दूसरी भी फॉल्ट हो जाती है, आपने बैकअप वगैरह रखा हुआ आप उससे रिप्लेस कर देते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स। लेकिन अगर आपके पास कोई बैकअप भी मौजूद नहीं है, तो जब तक आपने मार्केट में जाके वो कंपोनेंट ढूंढ के लेके आना है, तो आपका सिस्टम उस तब तक आपका सिस्टम अनअवेलेबल रहेगा। इसलिए आपने जब भी आप भी कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन कर रहे हो, तो आपने बैकअप के लिए पहले से ही उसके कंपोनेंट जो हैं वो अपने पास रिस्टोर कर लेने हैं। तो इफ़ इवन एन एक्स्ट्रा कंपोनेंट आर इम्प्लीमेंटेड टू अचीव हाई अवेलेबिलिटी, अगर आप एक्स्ट्रा कंपोनेंट भी लगाते हैं उससे भी हाई अवेलेबिलिटी अचीव हो जाती है। कम्प्लेक्स सिस्टम हैव मोर पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ फेलियर। अगर आपका सिस्टम जितना कम्प्लेक्स हो जाएगा ना, उससे फेलियर इंक्रीज हो जाता है। कैसे? कि सिस्टम कम्प्लेक्स होगा तो अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपको अंडरस्टैंड ही नहीं, जल्दी पता नहीं चल रहा होगा कि क्यों फॉल्ट आया है। देखें, अगर एक सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कम्प्लेक्स है, उसमें कोई भी किसी भी कंपोनेंट में फॉल्ट आया तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। जब आप आइडेंटिफाई करेंगे देन ही आप उस पर एक्शन परफॉर्म करके उसको रिकवर कर सकेंगे। तो आर हार्डर टू मैनेज। इसके अलावा जितने भी हमारे कम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं उनको मैनेज करना भी हार्ड होता है, ठीक है। तो समटाइम इट इज बेटर टू जस्ट हैव एन एक्स्ट्रा स्पेयर सिस्टम इन द क्लोज देन टू यूज कम्प्लेक्स एडजेंडेंट सिस्टम। तो बजाय ये कि हम ना अपना सिस्टम बड़ा ही कम्प्लेक्स बना लें, हमने ना सिस्टम को रखना है नॉर्मल, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको अपने पास बैकअप के तौर पर रख लेना है। अगर एक सिस्टम फेल भी, एक कंपोनेंट फेल भी आता है तो फौरी तौर से उसको रिप्लेस कर दिया जाए। क्लियर स्टूडेंट? तो ये है आपके कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी पर इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम रिडंडेंसी की बात करें, तो रिडंडेंसी इज द डुप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट इन अ सिंगल सिस्टम। यानी कि एक ही सिंगल में आपने आपके पास सिस्टम है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स को आपने एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ किया हुआ,
ठीक है, सिंगल कंपोनेंट के, हम डुप्लीकेशन जो होती हम करते हैं उसे हम रिडंडेंसी का नाम देते हैं। तो रिडंडेंसी टू अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो इसका मेजर हमारा जो फायदा है हमें रिडंडेंसी को यूज करने का, कि आपने एक से ज्यादा कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं, उसकी रीजन क्या है, ताकि अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है सिस्टम का तो फौरी तौर से उसको किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो एग्जांपल्स इसकी क्या है कि अ सिंगल कंपोनेंट हैविंग टू पावर सप्लाईज, यानी एक आपका कंप्यूटर है, इसमें आपने एक की बजाय दो पावर सप्लाई लगाई है। अगर एक सप्लाई जो है वो खराब हो जाती है, जल जाती है, तो दूसरी पावर सप्लाई जो है वो कंप्यूटर को ऑन रखे और उसको वर्किंग करने दे। इफ वन फेल्स द अदर टेक ओवर। तो फिर ड्यूल नेटवर्किंग इंटरफेस, कि आपने इंटरफेस जो प्रोवाइड करते हैं वो भी ड्यूल प्रोवाइड करते हैं। मैंने अगर एक कंपोनेंट अगर फेल भी होता है तो आपके पास रोटर है, रोटर अगर फेल हो जाता है तो दूसरा रोटर आपने बैकअप के तौर पर रखा हो। तो ये रिडंडेंट जो है चीज़ें रखने का, हाँ कॉस्ट तो पड़ती है, लेकिन रिडंडेंस जो है वो कंपोनेंट जो हमारे सिस्टम के होते हैं उनको अपने पास रखने से अवेलेबिलिटी जो है इंश्योर होती है। समझ रहे हैं? तो रिडंडेंट केबलिंग जो है, यानी कि अगर रिडंडेंट इंटरफेस रखते हैं, रिडंडेंट केबलिंग यानी कि आपने केबल्स अपने पास बैकअप पर रखी हुई है, अगर केबल फॉल्ट आता है तो आपको फौरी तौर से रिप्लेस कर लें। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो फॉल्ट आता है, आपका विंडोज़ जो है वो करप्ट हो जाती है, तो फौरी तौर पर उसको बैकअप कर लें, उसको इंस्टॉल कर लें। तो ये स्टूडेंट कुछ जो आपके पास रिडंडेंसी है उसके एडवांटेज मेंशन है। फिर फेल ओवर से क्या मुराद है? फेल ओवर इज द सेमी ऑटोमेटिक स्विच ओवर टू द स्टैंड बाय सिस्टम और कंपोनेंट। अगर एक कंपोनेंट जो है वो फेल होता है तो दूसरा कंपोनेंट वही के साथ एक स्विच लगा होता है, यानी कि ऑटोमेटिक स्विच की अगर हम बात करें, फेल ओवर से मुराद है ऑटोमेटिकली आपका अगर एक कंपोनेंट फेल होता है तो आपका जो सिस्टम में उतना इंटेलिजेंस हो कि वो खुद से जो है उसको रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो इसे हम फेल ओवर का नाम देते हैं। तो एग्जांपल्स जो हैं फेल ओवर की, वो आपकी विंडोज सर्वर फेलियर, फेल ओवर क्लस्टरिंग, कि हम जो ऐसा करते हैं कि जो विंडोज जो सर्वर्स होते हैं ना, और वो हमने एक से ज़्यादा जो है सर्वर्स उनको आपस में इंटीग्रेट भी किया होता है, और उनको ऑटोमेटेड किया होता है कि अगर आपका सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो है अंदर, तो फिर फौरी तौर पर दूसरा जो सर्वर है वो एक्टिव हो जाए, ठीक है, और वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लस्टरिंग कर देते हैं अपने सर्वर्स की। तो वर्चुअल मशीन वेयर हाई अवेलेबिलिटी, तो इसके लिए हम जो वी मेयर है जिसे हम वर्चुअल मशीन्स कहते हैं, ये भी आपकी जो आपके सिस्टम की अवेलेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी है, उसको इंक्रीज करती है। यानी कि अगर आपने एक ही सिस्टम के लिए एक से ज़्यादा जो है वो वर्चुअल कंपोनेंट्स बना दिए, और ताकि हम हमारे पास अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो फैसिलिटेट यूजर कर रहे हैं। तो ओरेकल जो है वो एक रियल एप्लीकेशन क्लस्टर है, जिसे हम रेक डेटाबेस का नाम होता है रियल एप्लीकेशन क्लस्टर। ओरेकल जो है वो स्टूडेंट इस तरह से होती है कि आपके पास ना ओरेकल का जो जब हम डाटा, ओरेकल बेसिकली डेटाबेस है, काफ़ी फेमस डेटाबेस है, जिसको हम डेटाबेस नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ओरेकल। मीन कि इसमें हम जो है वो एक कंप्लीट डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जो ओरेकल है, इसके जो एप्लीकेशन क्लस्टर है वो इस तरह से होता है कि हमने इसको डिफरेंट डेटाबेस सर्वर्स जो हैं उनके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया होता है ओरेकल को। तो अगर एक सर्वर डाउन होता है, ये वो सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक सर्वर भी डाउन होता है तो वो फौरी से बाकी सर्वर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है आपका फेल ओवर जो है अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपके पास अवेलेबिलिटी जो है इंश्योर होती है। एक फॉल बैक का कंसेप्ट है। फॉल बैक से क्या मुराद होती है? फॉल बैक इज द मैनुअल स्विच ओवर टू एन आइडेंटिकल स्टैंड बाय कंप्यूटर सिस्टम इन अ डिफरेंट लोकेशन। तो एक मैनुअली अगर आपने जो है देखें, एक जो फेल ओवर है ना वो तो है, वो जो फेल ओवर था वो आपका था कि आपने अपने सिस्टम को ऑटोमेटिकली स्विच ओवर करना है। कि आपके पास लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी की डिफरेंट जो हैं वो ब्रांचेज हैं, लाहौर में हैं, ठीक है, इस्लामाबाद में, कराची में, यहाँ पर। तो अगर एक लाहौर का जो सर्वर फेल हो जाता है तो वो जो है ऑटोमेटिकली वो जो सर्वर है जो इस्लामाबाद का सर्वर वो एक्टिव हो जाए। जबकि फॉल बैक का मतलब ये है कि आपके पास वहाँ पर फिजिकली आपने उस जो जो डिफरेंट लोकेशन पर आपके पास सिस्टम पड़ा हुआ है स्टैंड, तो वो ऑटोमेटिकली मैनुअली जो है उसको सेट किया जाए कि आपके पास अगर एक जगह का सर्वर फेल हुआ है तो दूसरी जगह का जो सर्वर है उसको एक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि वो सिस्टम को अवेलेबल रखे अपने एंड यूजर के लिए। तो टिपिकली यूज फॉर डिजास्टर रिकवरी, यानी कि डिजास्टर जो रिकवरी होती है उसके लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं फॉल बैक।
नहीं कि अगर आपके पास एक जगह पर है, यानी कि लेट्स सपोज के कराची है, वहाँ पर जो है जो है वो फ्लड आ गया है, ठीक है, और वहाँ पर आपकी कंपनी है, वो जो सब डाटा सेंटर्स वगैरह हैं, वहाँ पर पानी की वजह से वो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। तो आपने फौरी तौर पर जो अपना जो सिस्टम है उसको आपने अगर जो है वो कहीं और दूसरे भी सिटी के अंदर जो है वो उसको यूज इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो आपने फौरी तौर पर उसी उसको एक्टिव कर देना है, मैनुअली उस अपने जो सिस्टम है उसको एक्टिव कर देना है। तो जितनी भी जो हॉट साइड होती हैं, कोल्ड साइड होती है, वार्म साइड्स होती हैं, ठीक है, दे 3 बेसिक फॉर्म ऑफ फॉल बैक सॉल्यूशंस। तो हम हमारे पास हॉट साइड, कोल्ड साइड और वार्म साइड जो है ये यानी कि ये डिफरेंट साइड्स है। तो आपके पास अगर आपके पास हॉट साइड से बनाइए कि अगर जहाँ पर अगर आपके पास सिस्टम जो है उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पूरा सर्किट शॉर्ट हो जाता है। कोल्ड से बना दिया कि जहाँ पर आपके पास जो फ्लड वगैरह आते हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो सिस्टम फॉल्ट जो है वो फेल अप हो जाता है। तो जहाँ पर सिस्टम अगर एक जगह पर फेल हुआ है, एक सिटी में फेल हुआ है, तो आपने दूसरी सिटी में उसका बैकअप जो है वो रखा था, तो वहाँ पर उसको अब यहाँ पर हम इनकी टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट डज मीन अ फॉल बैक हॉट साइड। तो 3 साइड्स जो हैं, हॉट साइड अ फुली कॉन्फ़िगर्ड फॉल बैक डाटा सेंटर, यानी कि फुली कॉन्फ़िगर्ड होता है। उसमें आपके पास जितने भी जो एक सिस्टम है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो दूसरी जगह सिटी के अंदर जो डाटा सेंटर है, वही रिकॉर्ड्स एंड डाटा हमने इस डाटा सेंटर में भी दूसरी सिटी में भी इसको इंटीग्रेट किया हुआ होता है। तो फुली इक्विप्ड विद पावर एंड कूलिंग कंप्लीट applications are installed on the server, data is kept up to date to fully mirror the production system। तो एक्चुअली जित कह लें कि एक जो सिस्टम है, एक सिटी के अंदर आपका जो सिस्टम है, सेम टू सेम वही डाटा सेंटर, उसी तरह के आपके पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स, पावर सप्लाईज, सारा कुछ सर्वर्स हैं, सेम वही चीज़ आपने किसी दूसरी सिटी के अंदर भी रखी है, तो इसे हम हॉट साइट का नाम देते हैं। तो रिक्वायर constant maintenance of the hardware, software, data, and application to be sure the site accurately mirror the state of the production site at all times। तो एक्चुअली हमने जितने भी जो वहाँ पर एक जो साइट है, यानी कि एक जो हॉट साइट है, जो आपके कंप्लीट एक जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा पड़ा हुआ है, उसको आपने एक्यूरेटली जो है वो मेंटेन करना है, ताकि वो अगर एक सिस्टम पर जो एक जगह पर अगर आपके पास एनवायरमेंटल जो है वो क्राइसिस आए हैं, ठीक है, तो डाटा जो है वो अनअवेलेबल है, तो आप दूसरी साइट को एक्टिव कर दें, हॉट साइट को एक्टिव। दूसरी जो है वो कोल्ड साइट है, इज रेडी फॉर इक्विपमेंट टू बी ब्रॉट इन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी बट नो कंप्यूटर हार्डवेयर इज अवेलेबल एट दैट साइट। अब वहां पर ना आपने एक सिस्टम तो ठीक है, आपने उसके लिए जगह रिजर्व की हुई है, लेकिन हार्डवेयर कंपोनेंट वहां पर मौजूद नहीं होगा। हॉट साइट में यह है कंप्लीट आपका सिस्टम उधर भी इंटीग्रेट है, उधर भी सारे कंपोनेंट्स के मौजूद हैं। लेकिन कोल्ड साइट में इस तरह से है कि आपके पास इक्विपमेंट के लिए वहां पर जगह तो मौजूद है, लेकिन आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो एप्लीकेशन विल नीड टू बी इंस्टॉल्ड एंड करंट डाटा फुली रिस्टोर्ड फ्रॉम द बैकअप। तो आपने एप्लीकेशन वहां पर आप अपने हार्डवेयर कंपोनेंट लेके जाएंगे, वहां पर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वहां पर जो आपके पास बैकअप के लिए आपने जो है वो डाटा स्टोर किया हुआ है उसको आप रिस्टोर कर लेंगे, ठीक है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज वेरी लिटिल बजट फॉर द फॉल बैक साइट, अ कोल्ड साइट मे बी बेटर देन नथिंग। तो स्टूडेंट हम जो आपके पास हॉट साइड होती हैं, ये जो जितनी भी जो वेल ऑर्गेनाइज्ड और जो काफ़ी जो है रिच ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो करती हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी एक्सपेंस है कि सेम ही चीज़ें आपने किसी दूसरी जगह पर भी रखनी है बैकअप के तौर पर, आपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा सेंटर सारा कुछ रखना है। लेकिन दूसरा जो कोल्ड है इसमें इस तरह से कि आपके पास जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसको बैकअप के तौर पर रख सकते हैं, वो जगह अपने पास रिजर्व रखें, वहाँ पर इक्विपमेंट हम रख सकते हैं, वहाँ पर आपने डाटा बैकअप किया हुआ है एक साइड से, तो उस दूसरी साइड पर जो है उसको वहाँ से रिकवर करके अगर एक साइड जो है फेल हो जाती है तो आपके पास दूसरी साइड जो है उसको आप एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्टूडेंट वार्म साइट है। तो अ कंप्यूटर facility readily available with the power, cooling and components computers, but सर the आवाज application नहीं में आ रही आपकी। भी आवाज नहीं आ रही। तो मैं ये चाहता था क्योंकि बजाय ये कि इसको पार्ट्स में मैंने कंप्लीट जो इक्वलिटी का था टॉपिक मैंने कहा उसे कवर कर लिया जाए। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि आपके पास 3 टाइप्स हमने देखी कि अगर फॉल जो आपके पास बैक है उसके लिए हॉट साइड, कोल्ड साइड और जो वार्म साइड है। वार्म साइड में इस तरह से है कि आपके पास जो
कंप्यूटर्स, अब देखें कोहोर्ट में कहा कि कंप्लीट आपका सेटअप जो है ना बैकअप की तरह, बैकअप में आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी, नेटवर्क डिवाइसेस भी, डाटा सेंटर्स भी अवेलेबल होते हैं किसी दूसरी सिटी के अंदर, दूसरी साइट पर। अगर एक साइट जो है फेल हो जाती है तो आप दूसरी साइट्स का जो है उसको एक्टिव कर लेते हैं। लेकिन जो कूल थी उसमें इस तरह से है कि आपके पास जगह अवेलेबल है, उसमें इक्विपमेंट जो हैं वो आपको खुद से सारे के सारे दोबारा से आपको लेके आने पड़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क के डाटा सेंटर आपको बनाना पड़ेगा। आपने बैकअप जो एक साइट पर बनाया हुआ है, आप उसी बैकअप को वहाँ पर दोबारा से इंस्टॉल करके एप्लीकेशंस वगैरह रन करके सिस्टम को जो है वो रन कर रहे होंगे। जो थर्ड है आपका फॉल बैक, जो वार्म साइट है, इसमें इस तरह से है कि कंप्यूटर फैसिलिटी रेडली अवेलेबल विद पावर, कूलिंग एंड कंप्यूटर, बट द एप्लीकेशन में नॉट बी इंस्टॉल्ड और कॉन्फ़िगर्ड। कि आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं डाटा सेंटर के लिए, जो पावर सप्लाई और कूलिंग रिक्वायर्ड है, जो कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड हैं, वो सारे पड़े होते हैं। लेकिन उनमें ना हमने अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की जो एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल नहीं की होती। वो इंस्टॉल हम तब करते हैं कि अगर एक साइट पर अगर आपका जो है वो सिस्टम फेल हो जाता है एक साइट पर, तो आप फिर फॉल बैक जो है वो वार्म साइट के थ्रू वहाँ पर अपने जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आप मिक्स बिट, तो इसे हम कह सकते हैं ये कोल्ड और हॉट का मिक्स है। मीन कि यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती, डाटा जो है वो आप उसको रिस्टोर करके बैकअप करके उसको टेस्ट करने के बाद अपने सिस्टम को जो है वो रन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट अभी जो है वो 45 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं फिर से। तो ऐसा है कि हम आज के लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसका जो थोड़ा सा कंपोनेंट जो पार्ट रह गया उसको कमिंग लेक्चर में मैं फिर करवा दूंगा कि आपका जो अब दो दो जो हैं वो हो गए हैं लेक्चर्स, दो जो हैं वर्कली। अगर आप कहते हैं तो मैं फिर, अगर आप स्टूडेंट, अगर आप विलिंग है तो मैं अभी जो है इसको करवा देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास तो अभी 11:45 पे स्टार्ट होनी है। सर काफी ज्यादा हो गया। ये मैं समझ सकता हूँ। तो आज काफ़ी ज़्यादा अपनी जो कोर्स कंटेंट है हमारा